पिछले कुछ सालों में आदिवासियों के लिए यूं तो काफी सारे काम हुए, उनकी जिंदगी भी बदली। लेकिन आज आपको लिए चलते हैं बस्तर के एक खास इलाके में, जहां शायद ही ज्यादा कुछ बदला है। बस्तर लोकसभा क्षेत्र का चांदा मेट्टा गांव है और यहाँ पर एक खास चीज़ जो मुझे नज़र आई, मुझे लगा कि सबको दिखाना भी चाहिए। कुछ हुआ, एक पेड़ का जो एक स्ट्रक्चर जो बनाकर यहाँ पर मोबाइल से बातचीत, मोबाइल ऑपरेट करते नजर आए। तो मुझे लगा कि ये क्यों ऑपरेट कर रहे हैं या यहीं पर इस जगह को क्यों चुना है इन्होंने, ये जानने की उत्सुकता हुई। क्या नाम है आपका? गुजरा सर। यहीं पर मोबाइल खड़े होकर क्यों, ऐसा कुछ स्टैंड बनाए हैं या क्या कारण है कि यहाँ पर ही मोबाइल रखकर आप यूज़ कर रहे हैं? हाँ, तो नहीं हाँ, आते सर। क्या है, बताइए बताइए, क्या है मामला? इसको यहीं पर मोबाइल क्यों वो करते हैं? मेरे को हिंदी हाँ? नहीं आता है। हिंदी नहीं आता? नहीं आता। आपको आती है हिंदी? हाँ। क्या तो यहीं पर मोबाइल रखकर क्या इसको स्टैंड बनाए या क्या कारण है यहाँ पर खड़े होकर मोबाइल या ऑपरेट? एक ही गाड़ी देता है इसलिए नेटवर्क बना है। अच्छा, यहाँ टावर जो है, नेटवर्क यहाँ मिलता है यहाँ खड़े होकर। तो आप लोगों ने एक व्यवस्था कर रखी है कि अगर मोबाइल पर बात करनी है या कुछ करना है तो यहीं पर टावर मिलता है। तो कैसे पता चला कि यहीं पर टावर मिलता है, कहीं दूसरी जगह आसपास नहीं मिल पाता? ये लोग खड़ा होकर ढूंढे हैं। अच्छा, पहली बार यहाँ पर कोई खड़ा होकर ढूंढे होंगे और इसी इसी हाइट पर मिलता है, ये कैसे पता चला? फिर हाइट में मोबाइल पकड़ के फिर बना है। अच्छा, तो ये देखिए, ये कितना डेवलपमेंट हो रहा है, कितनी इंजीनियरिंग हो रही है, लेकिन जो अपना एक देसी जुगाड़ होता है गाँवों में, उसका एक बड़ा नमूना है ये कि यहाँ पर खड़े होकर पहली बार जब इस इलाके में नेटवर्क नहीं मिल रहा होगा और यहाँ पर खड़े हुए यहाँ के लोग, और यहाँ पर जो हाइट एक मेंटेन होता है, एक 5 फीट 5.5 फीट के हिसाब से, और यहाँ पर इनको टावर मिल रहा है। एक देखते हैं, हाँ, इसमें मैं अपने कैमरा साथी प्रवीण से कहूँगा कि एक बार दिखाएं। एक टावर इसमें दिखा रहा है, लेकिन मैं मोबाइल को अगर यहाँ से हटाऊं, कहीं इधर ले आता हूँ दूसरी जगह, तब आप देखेंगे कि टावर जा रहा है। इसमें टावर जो है वो शो होता नज़र नहीं आ रहा है, हल्का हल्का दिख रहा है, लेकिन जो क्लियर टावर की बात है वो यहाँ पर अगर मैं रखूँ। अच्छा, इसके लिए बाकायदा हिले मत मोबाइल या कुछ ना हो तो पूरी व्यवस्था करके रखी गई है। देखिए कैसे कील लगा कर के एकदम परफेक्ट इसी जगह पर टावर मिलता है। इस गांव की अपनी एक अलग पहचान भी है, इस गांव को लेकर अलग चर्चा भी है, और यही वजह है कि हम इस गांव में भी आए हुए हैं। एक तो पहले इसकी खूबसूरती भी मैं दिखा दूं। कटहल का पेड़, फल अच्छे लगे हुए हैं, इस तरफ आम का भी पेड़ है, दूसरी तरफ मैं प्रवीण को कहूँगा, दिखाऊंगा। लेकिन मैं जब इनसे चर्चा कर रहा था तो ये बोले कि ये दोनों ही फल अब हम अभी फिलहाल यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? कोई पूजा करते हैं आप लोग बता रहे थे? हाँ, पूजा करते हैं। आम त्योहार खाने का है ना, अभी आम त्योहार खाना आम बचा है। त्योहार मनाएंगे? कब हाँ, मनाएंगे? ये महीना जाएगा तो अगले महीने। अगले महीने, और हाँ। उसके बाद ही आम तोड़ सकते हैं। देखिए, ये जो परंपरा, ये जो संस्कृति है बस्तर की, बस्तर के आदिवासियों की, ये अपने आप में विश्व प्रसिद्ध है कि आम के इतने फल लगे हुए हैं, आमतौर पर कोई भी तोड़ कर खा लेता है, लेकिन यहाँ पर एक अनुशासन है, एक परंपरा है, एक संस्कृति है कि जब तक वो आम त्यौहार नहीं मनाएंगे तब तक इसका फल कोई भी नहीं तोड़ सकता और इसको नहीं खा सकता। ये जो जहाँ पर है चांदा मेट्टा, वो क्यों खास है? इसके पीछे जो पहाड़ी नज़र आ रही है, उसके क्या, उसको लेकर क्या जानकारी है, उसकी खासियत क्या है या उसकी पहचान क्या है, वो हमारे साथ, हमारे जो बस्तर के साथी हैं विकास, इस पूरी यात्रा पे साथ में हैं। उनसे मैं जानना चाहूँगा कि विकास जी, ये इलाका जहाँ पर आप हमें लेकर आए हैं खास कवर करने के लिए, जब हम चर्चा कर रहे थे कि कहीं जाना चाहिए तो आप बोले चांदा मेट्टा जाना चाहिए, क्यों खास है ये जगह? देखिए, चांदा मेटा में मैं बहुत लंबे समय से आ रहा हूँ, परिवर्तन मैं साफ देख रहा हूँ। बिल्कुल। अभी आपके साथ जब मैं आ रहा था, हाँ, चलते चलते बात तो करेंगे तो कुछ आते व्यूज भी आते दिखेंगे। मैंने आपको लगातार वो चीजें दिखाई हम्म, कि देखिए पहले यहाँ क्या हालात थे, हम्म, अब हालात कैसे बदल रहे हैं। बिल्कुल। और मैं उसको बदलते हुए देखा हूँ, इसलिए और ज्यादा आश्चर्यचकित हूँ। हम्म, मैं आपको सबसे पहले प्रवीण दिखाऊँ, वो जो पहाड़ी है, हम्म। ये तुलसी डोंगरी है, मतलब कि तुलसी की पहाड़ी तुलसी है, डोंगरी अखबारों में कई दफा छपा करती थी 2000, मुठभेड़ के नाम पे। हाँ, 2000 से 2010 के बीच की मैं बात करूं, हाँ, और ज्यादातर, या 12 15 तक लगभग। हाँ, मतलब मैं तो बोलूंगा कि 20 तक भी तुलसी डोंगरी जो हाँ, है। 15 से 20 में हाँ, थोड़ा सा कम हुआ होगा, लेकिन 15 तक तो अमूमन आता ही था, नहीं, सुर्खियां अमूमन रहती थी। 20 तक भी यहाँ पे बहुत मुठभेड़ें हुई हैं। हम्म, और तुलसी डोंगरी, ये सब इलाके अलग अलग है। जैसे अभी हम चांदा मिटा में खड़े हैं, हम्म। ये माओवादियों का ट्रेनिंग कैंप माना जाता था। चांदा मेटा ये चांदा गांव मिटा, खुद। इसके पहले जो हमने कोलिंग गांव पार किया,
कोलिंग को माओवादियों की राजधानी माना राजधानी जाता मानी था जाती है। बस्तर जिले मैं में। चाहूंगा कि थोड़ा सा हम बढ़े, क्योंकि मुझे ना सड़क यहीं तक दिख रही है, इसके हाँ। आगे सड़क नहीं नजर आ इसके रही। आगे सड़क नहीं, ये पटेल पारा है चांदा मेटा का, हम्म और ये तुलसी डोंगरी है। हम्म ये माओवादियों का हेडक्वार्टर माना जाता था बस्तर जिले का। ये और कब तक रहा होगा लगभग? ये 2010-15-20 के आसपास भी रहा। और मैं आपको बताऊं कि जो बड़े लीडर थे हम्म वो बहुत आसानी से आराम से वहाँ पे प्रवीण उस पहाड़ी को ही दिखाओ, पहाड़ी, वो ज्यादा हाँ, महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण हम है। लोग तो फिर भी हम लोग ठीक तो है। नजर आते रहेंगे, आवाज जो हाँ, चीजें हैं ये वो पहाड़ी पता है। बहुत महत्वपूर्ण है। हम्म ये वो तुलसी डोंगरी है जिसे हमेशा से शासन सोचती थी कि हम्म इस पे झंडा गाड़ लिए तो ये जो विजयी झंडा है हम्म वो। और आप यकीन माने कि अब सरकार यहाँ तक पहुँच गई है। लगातार हाँ, बिजली के फोर्सेस जाती खंभे हैं, भी बिजली दिख के रहे हैं, खंभे मतलब ये अभी लगे सुविधाएं भी हुए पहुंच हैं। रहे हैं, सुविधाएं भी पहुंच पहुंची रही हुई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ माओवादी बहुत आसानी से रहते थे, आराम से और सुरक्षित। सबसे खास बात यह है इस पहाड़ी का कि इस पहाड़ी के दूसरी तरफ आपको उड़ीसा का राज्य लग जाएगा। बिल्कुल, मतलब ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पर है ये हम इस बॉर्डर वक्त। पर है। अगर मान लीजिए फोर्स उन पर कभी यहाँ से नीचे, अब फोर्स को अगर जाना होगा हम्म तो नीचे से ही जाएंगे, किसी भी तरफ से जाएंगे। हम्म तो माओवादियों को इस बात का लाभ मिलता था कि वो ऊपर रहते थे तो वो जवानों पे ज्यादा भारी पड़ जाते थे अधिकतर। और उन्हें अगर फोर्स पहुंच भी रही है तो बहुत आसानी से उधर उतर गए तो उड़ीसा चले गए। राज्य बदल गया तो मामला ही बदल गया पूरा। हाँ, पूरा एक फोर्स की नेटवर्क अपनी जो हाँ, और उनकी भी एक सीमा होती है कि अपने राज्य में ऑपरेशन करना है। हाँ, और इस समय की जब बात कर रहे हैं तब उस समय इस संयुक्त टीमें नहीं नहीं बना करती थी। और वो ऑपरेशन भी ऐसे नहीं होता था कि आप अचानक चले गए और उधर चल घुस गए। इस बात का लाभ माओवादी उठाते थे। ये क्रॉसिंग जोन भी है। उड़ीसा से आंध्र प्रदेश की तरफ माओवादी भी इसी इलाके से गुजरते थे। यही वजह है कि एक बार अभी नगरनार के माचकोट के इलाके में जब 6-7 माओवादी मारे गए थे तो वो इलाका था। यहाँ पे माओवादियों का एक ट्रेनिंग कैंप हुआ करता था जिसे इस गांव में जहाँ पर हैं हम लोग चांदा इस मेटा के ही आसपास में ही वो इलाका है जहाँ पे माओवादी अपने नए लड़ाकों को प्रशिक्षण दिया करते थे। और ये सड़कें वड़कें तो बहुत दूर की बात है। मतलब सोच उस समय के हिसाब से सोच मतलब चांदा मेटा नाम से ही ये था कि आप अगर चांदा मेटा में जा रहे हैं मतलब चांद पे जा रहे हैं। यहाँ आना इतना कठिन था। चांदा मेटा जाना मतलब चांद पे ही जाना था। और अभी भी हम लोग आए हैं तो ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 घंटे का सफर हमने जिला मुख्यालय से तय किया। 1.5 से 2। और आप आते वक्त अगर इस सड़क नहीं होती तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ आना कितना बिल्कुल। कठिन अभी भी आते वक्त भी रास्ते में जो पेड़, हालांकि हमने- वो हाँ। मुझे लगता है कि आंधी तूफान के कारण से ही हटी है। है। पहले ऐसे तो पेड़ ही नहीं था, मतलब सड़क ही नहीं था कि माओवादी उसे ब्लॉक करते पेड़ काट के। सड़कें अभी बनी हुई हैं। यहाँ पे एक कलेक्टर हुआ करते थे रजत बंसल और दीपक झा एसपी हुआ करते थे IPS। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि उन्होंने एक बार यहाँ पे पूरी रात बिताया था पंचायत भवन में। और उन्होंने भी ये कहा था कि हाँ चांदा मेटा नहीं कोलिंग में से पहले का काम है। और इस इलाके को बदलना है। फिर अभी विजय दयाराम जो कलेक्टर हैं वो भी जब आए हुए थे तो वो यहाँ पहुंचे हुए थे। आने के बाद मैं देख रहा हूँ कि उन लोगों ने यहाँ पे काम तो किया है। अब ग्रामीणों का दिल कितना जीता है बात की बात है। ये भी जानने की कोशिश, यही जानने भी हम यहाँ पर आए हैं कि ग्रामीणों का दिल कितना जीता। उनसे बातचीत करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन यही कि ऐसे जो भौतिक परिवर्तन जो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ तक सड़क बन गई है और वो नेटवर्क आपने दिखाया, मतलब आप यहाँ सपने में नहीं सोच सकते थे कि नेटवर्क आएगा। इस इलाके लेकिन में कम से कम ठीक है, ये जुगाड़ पद्धति से इनको 1 पॉइंट टावर यहाँ मिल रहा है जो कि आप 112 या एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए काफी है। आप आओ सैन, क्या नाम है आपका? आइए तो एक मिनट, टोका क्या नाम है? सन्ना। सन्ना, आप वो जो पीछे पहाड़ी दिख रही है तुलसी डोंगरी, वहाँ कभी गए हो? हाँ। कितना दूर होगा यहाँ से जाने के लिए, क्या रास्ता है? एसी वाला पैदल रास्ता है, पैदल जाते हैं। और नीचे से चढ़ाव है। हाँ। कितना टाइम लगता होगा नीचे से ऊपर पहुँचने में, जैसे ऐसे जाना हो तो? आधा 1 घंटा लगता है। आधा 1 घंटा लगता है, पैदल चलना पड़ता है। और हाँ। तो ये वही यही एक खासियत जो विकास बता रहे थे। विकास जी आइए प्लीज। तो ये कि यहाँ से आप सोचिए कि अनुमान लगाइए कि 1.5 से 2 घंटा अभी भी पैदल चढ़ना पड़ता है अगर उस जगह पर जाना। और जहाँ पर जिसको आप कह रहे हैं कि माओवादियों का हेडक्वार्टर एक समय में हुआ करता था, तो फोर्स के लिए कितनी मुश्किल होती होगी कि यहाँ पर सड़क नहीं, कोई भी सुविधाएं नहीं, और उसके बाद यात्रा भी तय करनी है तो पैदल तय करनी है। और स्वाभाविक बात है। और मैं आपको बताऊं कि ये यात्रा आप कहाँ से सोच रहे हैं, यहाँ से ना। जब फोर्स जब तुलसी डोंगरी जाती थी तो उनको कोलिंग से भी और पहले नेतानार से उनको पैदल आना पड़ता था। लगभग कितना किलोमीटर का? लगभग यहाँ से नेतानार 20 किलोमीटर होगा, यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर से
तब वो जवान यहाँ तक पैदल आते थे और फिर उस पहाड़ी को चढ़ते थे। बिल्कुल। और मैं गांव वालों से बात कर रहा हूँ कि यार तुलसी डोंगरी चढ़ना है तो कब, तो वो बोल रहे हैं आप तो सुबह आ जाइए, हाँ, सुबह आ दिन में आपकी तो हिम्मत नहीं हो मतलब पाएगी। चल नहीं पाएंगे उतना, चल एक तो नहीं पाएंगे। चढ़ाव है। तो ये सारी चीजें बदलाव यहाँ पे चांदा-मेटा में जो चांद के समान हुआ करता था ये आई हैं। गांव वालों के अंदर भरोसा कितना है वो तो कितना आ बात पाए, की बात है, बातचीत लेकिन ये में भी बदलाव है यहाँ पे। बदलाव नजर आ रहा है, मतलब माओवादी प्रशासन यहाँ पर अब बैकफुट पर हैं। बैकफुट पर है। बस्तर लगभग जिले की बात करें, अगर संभाग को हम छोड़ दें, क्योंकि जब भी कोई हमला होता है तो देश भर में चर्चा बस्तर बस्तर की पे होती है, लेकिन बस्तर जिले की हम अगर बात करें, संभाग में तो और भी जिले हैं, तो उसमें माओवाद का अभी कितना दखल, मतलब कितने इलाकों में दखल है माओवादियों को, बस्तर जिले के लिहाज से बात करें? देखिए बस्तर जिले में अगर आप बात करेंगे तो ये जो दरभा डिवीजन का इलाका है, तो इस इलाके में ये कुछ इलाके हैं और अब यहाँ मात्र उंगलियों में गिनती के कुछ माओवादी बचे हैं इन इलाकों में। हाँ। मतलब मैं आपसे चलते चलते इसलिए बात करना चाह रहा हूँ कि कुछ जो यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता भी है वो भी दर्शक देखें। पीछे तरफ प्रवीण, आप अपने पीछे तरफ का कुछ अगर हाँ। हिस्सा दिखा पाए तो देखिए कितना खूबसूरत जगह है। मतलब बहुत खूबसूरत। ऐसी जगह लोग पर्यटन के लिहाज से जाना पसंद करते हैं। बिल्कुल, और शांति है यहाँ पे। शांति है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप बहुत प्राकृतिक माहौल के बीच में हैं और माओवादियों का अब यहाँ पर एक तरीके से दखल और जो पकड़ है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई है। जो बड़े लीडर थे वो मारे गए या गिरफ्तार हो गए या सरेंडर कर चुके हैं, कुछ जेल में हैं, और जो उनके कुछ सहयोगी थे वो भी या तो मारे जा चुके हैं या जेल में हैं। और जो जो लोग इधर एक्टिव थे, जो ज्यादा एक्टिव थे इन इलाकों में। और अधिकतर लोगों ने तो सरेंडर कर दिया है। साथ ही साथ अब यहाँ दो तीन चीजें हैं। एक तो ये कि उड़ीसा का ये क्रॉसिंग इलाका है, इस वजह से आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ माओवाद पूरी तरह से समाप्त हो गया, चुका है। क्योंकि वो कभी भी इस इलाके से क्रॉस करते रहते हैं। हैं। कई बार मेरे पास भी ये सूचना आती है कि कोई एक नई टीम घूम रही है ये चांदा-मेटा कोलें के इलाके में और भड्री मऊ के इलाके में, तो वो उनका क्रॉसिंग इलाका है, इसलिए वो घूमते रहते हैं। लेकिन फिर भी उनका एक आधार क्षेत्र पूरी तरह से कमजोर हो गया, कमजोर हुआ है समाप्त और तो नहीं हुआ है, हाँ, लेकिन कमजोर हुआ है और प्रशासन की दखल बढ़ते जा रही है। तो ये एक मेरी कोशिश थी कि इस गांव की अपनी क्या खासियत कह सकते हैं या क्या पहचान है, क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्यता तो है, नजर आ रही है, इसके अलावा क्यों जाना जाता रहा है, खासकर तुलसी डोंगरी, चांदा-मेटा। हम अगर 2000 जैसा कि बताया 98 से 2015 तक की एक अखबार अगर हम निकालें, बस्तर बेस्ड जो अखबार होंगे या बस्तर से जो प्रसारित होते होंगे, वहाँ पर आपको सुर्खियां लगभग हर दूसरे तीसरे दिन इस इलाकों की बनती थी कि यहाँ पे माओवाद ये घटना हुई या नक्सल की ये घटना हुई। लेकिन फिलहाल देखिए, ये जो मैं शुरुआत जहाँ से किया था एक बार वहीं पर लेकर आना चाहूँगा। ये जुगाड़ सिस्टम जो है ये बस्तर के कई इलाकों में, खासकर अंदरूनी इलाकों में ये जुगाड़ सिस्टम देखने को मिल जाता है। और खासकर जिस तरह से तकनीक का उपयोग हो रहा है, और लेकिन तकनीक इन तक कितनी पहुँच पा रही है और कितना यूज़ कर पा रहे हैं, इसका ये जो सिस्टम है ये काफ़ी कम इलाकों में देखने को मिलता है। और इसके पीछे जो एक मैनेजमेंट है टोटल, कि कितनी हाइट पर ये नेटवर्क मिलेगा, उसके लिए कहाँ, अगर किसी का हाइट कम है तो कैसे खड़ा हुआ, और इस पूरे इलाके में कहाँ पर एग्जैक्ट, तो किसी भी जगह पे लगाया जा सकता था, लेकिन ये जो जगह तय किया गया है कि यहीं पर नेटवर्क जो है वो मिल जाता है, कहीं पे किसी से बात करनी हो तो हो जाती है। तो ये जुगाड़ सिस्टम और बस्तर की जो खासियत है, हम चुनाव यात्रा में छोटे छोटे हिस्सों में आप तक लेकर आएंगे। इस गांव में और भी क्या चीज़ें हो रही हैं, लोकतंत्र का यहाँ पर कितना असर है, सरकारें कितनी पहुँची हैं, सरकार कितना इस इलाके में लोगों का दिल जीत पाई है, और चुनाव के लिहाज से यहाँ के लोग कितने जागरूक हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे बताएंगे। फिलहाल ये जुगाड़ सिस्टम और इस जगह की खासियत, जो इस जगह की क्या अपनी पहचान है, वो हम बताने की कोशिश कर रहे थे। कैमरा साथी प्रवीण साहू और बस्तर के साथी विकास तिवारी के साथ नीलेश त्रिपाठी, NDTV।